हेलो एवरीवन। मैं आप लोगों के साथ एक सब्जेक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। स्टूडेंट्स को बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर बनाने की कोशिश की गई है। तो इसमें पहला एक यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है सेंट्रॉइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग लेंगे दैट इज सेंट्रॉइड। तो सबसे पहले ये बात आती है कि सेंट्रॉइड की जरूरत क्या पड़ी। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक लाइन है दैट इज ए बी। कोई एक्सेस ले लेते हैं, से इट इज वाई एक्सेस, और हमसे कहा गया है इस लाइन को इस वाई एक्सेस से मेजर कर दीजिए। तो मान के चलिए हमने इस तरीके से मेजर किया और इस लेंथ को ले लिया फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर। दूसरा इस तरीके से भी मेज़र किया जा सकता है और इसको ले सकते हैं 6 सेंटीमीटर। ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं, मान लेते हैं ये लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है एक लाइन की किसी एक्सिस से इतनी सारी डिस्टेंस तो हो नहीं सकती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसे पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर इस लाइन की कंप्लीट लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं या एज्यूम कर सकते हैं या मान सकते हैं कि इस जगह पर इस लाइन की पूरी लंबाई जो है वो कंसंट्रेटेड है। यही चीज़ एरिया के लिए भी अप्लीकेबल होगा और यही चीज़ वॉल्यूम के लिए भी अप्लीकेबल होगा। तो सेंट्रॉइड नॉर्मली हम 3 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। वन इज लाइन और कर्व, यानी कि 1 डायमेंशन। दूसरा होगा आपका एरिया, दैट इज प्लेन फिगर, 2 डायमेंशन। और तीसरा हो गया वॉल्यूम, 3 डायमेंशन। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए, मेजर करने के लिए हम सेंट्रॉइड का यूज करते हैं। इसी तरीके से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी इन्हीं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग एरिया से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 2 डायमेंशन फिगर। उसमें कई सारे फिगर्स होंगे। इससे पहला फिगर होगा हमारा रेक्टेंगल। इन फिगर्स का सेंट्रॉइड कहां पर पड़ेगा ये चीज यहां पर बताई जाएगी। तो रेक्टेंगल बनाया, फॉर एग्जाम्पल दिस साइड इज डिनोटेड एज बी एंड दिस साइड इज डिनोटेड एज डी। तो जहां पर रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स मिलेंगे, यानी कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ द रेक्टेंगल। जहां पर उसके दोनों डायगोनल्स मिलेंगे वहां उसका सेंट्रॉइड होगा। तो ये डिस्टेंस होगी b/2 एंड दिस डिस्टेंस विल बी d/2। ये तो हो गया रेक्टेंगल। अब सेकंड केस में आते हैं, दैट इज सर्कल। सर्कल के केस में जो उसका सेंटर पॉइंट होगा वही उसका सेंट्रॉइड होगा, यानी कि दिस विल बी सेंट्रॉइड तो है ही है, एज वेल एज सेंटर, एज वेल एज सेंटर। तीसरा केस आता है ट्रायंगल का। ट्रायंगल में पहले कोई भी जनरल ट्रायंगल, या इसको हम स्केलन ट्रायंगल भी कहते हैं, एक ट्रायंगल बना लिया। कुछ नाम भी दे सकते हैं आप, फॉर एग्जांपल ABC। तो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड वहां पर पड़ता है जहां उसके तीनों मीडियंस मिलते हैं। मीडियन एक ऐसी लाइन है जो किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स कोने से स्टार्ट होगी और सामने वाली साइड पे जाके ड्रॉप होगी, टकराएगी और उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसी तरीके से B से भी हम एक मीडियन बना सकते हैं और इस साइड को वो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और C से भी एक मीडियन बना सकते हैं और वो इस साइड को इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसको कुछ हम नाम भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल AD, इसको लिख सकते हैं BE, इसको लिख सकते हैं CF, इस तरीके से। तो ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा। इस सेंट्रॉइड की जो पोजीशन है ट्रायंगल में, वो मीडियन की जो लेंथ है, इस ये जो पॉइंट है सेंट्रॉइड, मीडियन की जो लेंथ है उसको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। इसका मतलब है 2:1 के रेशियो में। तो अगर इस पॉइंट को हम O नाम दे दें, तो कोने से जो डिस्टेंस होगी, मतलब कोने से डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि 2/3 पड़ेगा, 2/3 पड़ेगा, यानी कि दिस डिस्टेंस विल बी 2x। और O से D तक की लेंथ को x कर सकते हैं, मतलब 1/3। टोटल डिस्टेंस 3x हो गया तो उसका 1/3 डिस्टेंस होगा। इसी तरीके से यहाँ से जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 2y एंड दिस डिस्टेंस विल बी y। तो 2:1 के रेशियो में ये चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होगी।
तो नॉर्मली हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो स्केल एंड ट्रायंगल हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग जो यूज़ करेंगे वो करेंगे राइट ट्रायंगल। तो चलिए राइट ट्रायंगल वही चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम राइट ट्रायंगल को भी देख सकते हैं। जो चीज़ स्केल एंड के लिए अप्लाई होगी वही इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल मीन्स 90 डिग्री वाला ट्रायंगल ये बनाया, और ट्रायंगल के नॉर्मली साइड दिस साइड इज डिनोटेड एज बी एंड दिस साइड इज डिनोटेड एज डी। तो राइट ट्रायंगल में भी वही कंसेप्ट अगर हम अप्लाई करें, मीडियन वाला यहाँ से इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से मीडियन जाएगा, इस तरीके से मीडियन जाएगा, तो वो इस जगह पर किसी पॉइंट पर हमारा सेंट्रॉइड आ जाएगा, यानी कि दिस विल बी द सेंट्रॉइड। अब सारे कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए जो डिस्टेंस आएगी, दिस डिस्टेंस इट विल बी b/3 एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2b/3। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बेस कहाँ पर है। जैसे ये एक बेस है, ये वर्टिकल बेस है, ये हॉरिजॉन्टल बेस है, तो बेस के रेस्पेक्ट में जो उसकी डिस्टेंस होगी वो होगी b/3, और जो ये वर्टेक्स है उसको हॉरिजॉन्टली अगर हम मेजर कर देंगे तो वो डिस्टेंस हो जाएगी 2b/3। दिस इज डिनोटेड एज h। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगी दैट विल बी h/3 एंड दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 2h/3। इस तरीके से दिस इज डिनोटेड बाई h। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि बेस से जो डिस्टेंस पड़ेगी सेंट्रॉइड की वो कम पड़ेगी, यानी कि 1/3 पड़ेगी, और वर्टेक्स से ज़्यादा पड़ेगी, यानी कि 2/3 पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ से मेजर किया तो 1/3 पड़ रहा है, और वर्टेक्स से मेजर किया तो 2/3 पड़ रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ अ ट्राइंगल। चलिए थर्ड केस हो गया। नाउ द फोर्थ केस। फोर्थ केस इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल का एक एरिया वाला हिस्सा, दैट इज सेक्टर। तो पहले सेक्टर को समझ लेते हैं कि सेक्टर होता क्या है। जैसे सर्कल बनाया, इसके सेंटर पर ये दोनों लाइंस ड्रॉ कर दी, तो ये जो एरिया होगा, ये जो एरिया फिगर होगा, दिस इज नोन एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले सेक्टर ऑफ अ सर्कल को थोड़ा टाइम लगेगा इसको डिस्कस करने में, तो उससे पहले हम लोग सेंट्रॉइड को कैलकुलेशंस करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सिस होती है, दैट इज सिमेट्रिकल एक्सिस। इसको डिस्कस करना जरूरी हो जाएगा, तभी हम सेक्टर ऑफ अ सर्कल को आसानी से समझ पाएंगे। और इस सिमेट्रिकल एक्सिस की सहायता से काफ़ी जगह हमको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलेगी सेंट्रॉइड को कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले समझते हैं सिमेट्रिकल एक्सिस क्या होती है। जैसे एक रेक्टेंगल हमने बना लिया, तो यहाँ से हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर दी। ये एक्सिस कहीं ना कहीं कुछ स्पेशल है। कैसे? अगर इस एक्सिस के अबाउट हम इस रेक्टेंगल को, प्लेन फिगर को हम रोटेट कर दें, तो राइट वाला हिस्सा लेफ्ट की तरफ चला जाएगा और लेफ्ट वाला हिस्सा राइट की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो रोटेट करने से पहले का जो फिगर है और रोटेट करने के बाद का फिगर बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि फिगर में कोई बदलाव आया है। तो यानी कि दिस एक्सिस इज द सिमेट्रिकल एक्सिस। इसी तरीके से आप सर्कल के केस में भी देख सकते हैं। सर्कल के केस में इस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि दिस इज द सिमेट्रिकल एक्सिस। और अगर हम सर्कल के केस में अगर हम हॉरिजॉन्टली भी करें तो ये भी सिमेट्रिकल एक्सिस, यानी कि सारी सिमेट्रिकल एक्सिस होंगी। तो फिर ये तो हो गया सिमेट्रिकल एक्सिस। बट व्हाट इज द रोल ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस इन द केस ऑफ सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड के केस में सिमेट्रिकल एक्सिस का क्या रोल होता है, ये जानना जरूरी है। तो सिंपल सी एक बात होती है, द सेंट्रॉइड ऑफ एनी फिगर lies in the symmetrical axis if any symmetrical axis exist। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फिगर का जो सेंट्रॉइड होगा वो उसी सिमेट्रिकल एक्सिस पर पड़ेगा, उसी सिमेट्रिकल एक्सिस पर कहीं ना कहीं वो सेंट्रॉइड लाई करेगा, या वो पॉइंट उसी सिमेट्रिकल एक्सिस पर होगा यदि किसी फिगर की सिमेट्रिकल एक्सिस अस्तित्व में है, यानी कि सिमेट्रिकल एक्सिस एग्जिस्ट कर सकती है। इसका मतलब जैसे रेक्टेंगल का केस था, तो ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, तो इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं सिमेट्रिकल एक्सिस पर ही पड़ेगा, इधर उधर नहीं पड़ सकता। इसी तरीके से सर्कल के केस में इसी सिमेट्रिकल एक्सिस पर कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड पड़ेगा, इधर या उधर नहीं हो सकता। तो दिस इज द रोल ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस इन द केस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एनी फिगर। तो हम लोग बात कर रहे थे सेक्टर ऑफ अ सर्कल की। तो चलिए वापस आते हैं सेक्टर।
तो सेक्टर के केस में हम लोग थोड़ा सा डायग्राम को ईजी ले रहे हैं, कुछ ऐसा ले रहे हैं ताकि वो सिमेट्रिकल नजर आए। फिगर को देख के ही आपको पता चल जाएगा कि वो सिमेट्रिकल है। तो जैसे इसकी सिमेट्रिकल एक्सिस ये आसानी से बनाई जा सकती है, क्योंकि इसके बाद अगर हम रोटेट करेंगे तो फिगर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इसका मतलब है एक बात तो क्लियर है कि यदि ये सिमेट्रिकल एक्सिस है, सिमेट्रिकल एक्सिस है, तो इस फिगर का सेंट्रॉइड कहीं ना कहीं इसी सिमेट्रिकल एक्सिस पर पड़ेगा। तो यानी कि इस लाइन में कहीं पर भी पड़ सकता है। तो मान लेते हैं यहां पर ये है, तो ये होगा सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल। अब इस केस में अगर हम सर्कल को कंप्लीट कर लें तो कहीं ना कहीं यही पॉइंट जो है वो सर्कल का सेंटर होगा। और चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो इस एंगल को अगर हम अल्फा ले लेते हैं तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम होंगे। और मान के चलते हैं कि सर्कल का जो रेडियस है दैट इज आर, ये आर हो जाएगा रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, इस डिस्टेंस, दिस इज द सेंट्रॉइड पोजीशन। तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस होती है 2/3 टाइम्स आर, 2/3 टाइम्स आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये जो डिस्टेंस होगी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, 2/3 टाइम्स आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। इसी तरीके से अब कोई जरूरी नहीं कि हम सेक्टर को इस तरीके से भी ले सकते थे, जैसे ये केस है, मान के चलिए सिमेट्रिकल एक्सिस को ही ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंस दी जाती है। बाद में एक्सिस के हिसाब से तो देखेंगे। अब ये सिमेट्रिकल एक्सिस हो गई, तो ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। तो ये सिमेट्रिकल एक्सिस पर सेंट्रॉइड पड़ेगा, तो मान लेते हैं यहां पर पड़ेगा। तो दिस एंगल विल बी अल्फा एंड दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा। तो यानी कि यहां से यहां तक अगर हम इसको वर्टिकली ऐसे मेजर करें तो ये वही फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज 2/3 टाइम्स आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि द सेंट्रॉइड ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/3 टाइम्स आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा ऑन द सिमेट्रिकल एक्सिस। मतलब सेंटर से 2/3 आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा की डिस्टेंस पर होगा सिमेट्रिकल एक्सिस पर। और अल्फा क्या है? सेमी वर्टिकल है, सेमी एंगल, जो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसका आधा, क्योंकि टोटल एंगल यहां पर जो पड़ रहा है दैट इज 2 अल्फा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटल एंगल 2 अल्फा है। यदि कभी सेक्टर का एंगल आपको 60 डिग्री दिया हो, इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 30 डिग्री हो जाएगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो 2/3 टाइम्स आर साइन अल्फा अपॉन अल्फा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। थैंक यू।